हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक है हमारे पास में जल संरक्षण और प्रबंधन। जैसा कि हमको पता है कि अभी धरातल के ऊपर एक तो जल की घटती हुई उपलब्धता और बढ़ती मांग से जो सतत पोषणीय विकास होना चाहिए वो रुक सा गया है। अगर हम ये चाहते हैं कि लंबे समय तक अगर जल की आपूर्ति जैसे अब है वैसी बनी रहे आने वाले समय के लिए, तो हमें जल संसाधन का संरक्षण और प्रबंधन आवश्यक करना होगा। ठीक है, तो इसी पे हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जल की जो उपलब्धता है उसे लंबे समय तक बनाए रखे, उसके लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए, कौन सी नीतियां अपनानी चाहिए और किस तरीके से जल प्रदूषण को रोकने का प्रयास करना चाहिए। इसी पर आज ये बिंदु है। ठीक है, तो टॉपिक डालेंगे अपन जल संरक्षण, ठीक है, या हम कह सकते हैं प्रबंधन और प्रबंधन। ठीक है, चलिए अब देखिए, हमें ये तो पता है कि जल की जो कमी हो रही है वो किस कारण से हो रही है। आज धरातल के ऊपर जो जल की घटती हुई स्थिति है, या हम कह सकते हैं जल की घटती हुई उपलब्धता जो है वो इसलिए है क्योंकि जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। दूसरी चीज, हम जल का उपयोग जो है वो एक दोहन के रूप में, या हम कह सकते हैं कि उपयोग व्यर्थ रूप में हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जल की कमी होती चली जा रही है। तो इसलिए संरक्षण आवश्यक है। तो इस बिंदु को हम कहां से शुरू करेंगे उसको देखते हैं। लिखेंगे हमारे धरातल पर जल की घटती उपलब्धता। ठीक है, मतलब धरातल के ऊपर जो जल की स्थिति है वो घटती हुई स्थिति में है और बढ़ती मांग के कारण जल का संरक्षण व प्रबंधन आवश्यक है। ठीक है, अगर हमको लंबे समय तक पानी को धरातल पर बरकरार रखना है, आने वाली पीढ़ी को जल उपलब्ध कराना है, तो हमें जल का संरक्षण भी करना होगा और प्रबंधन की जो नीतियां हैं उसे अपनानी होगी। क्यों अपनानी होगी? क्योंकि देखिए, महासागर हो चाहे सागर हो, इस क्षेत्र के अंदर जल की उपलब्धता बहुत है। सागर में खूब पानी है, महासागर में खूब पानी है, लेकिन ये जो पानी है वो अधिक मात्रा में लवणीय है और इसी लवणीयता की वजह से जल जो है एक तरीके से नगण्य रूप में माना गया है, मतलब उस जल की कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसको भी हम मेंशन करते हैं किस तरीके से कि महासागर व सागर में अधिक जल है परंतु अधिक लवणीयता होने के कारण यह जल नगण्य है। ठीक है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। ठीक है, अब भारत में जल संरक्षण के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे हमें। ठीक है, भारत में जल संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। अब वो ठोस कदम क्या हो सकते हैं? जैसे कि प्रभावशाली नीतियां हमें अपनानी होगी। ठीक है, प्रभावशाली नीतियां आपको अपनानी होगी और कानून बनाना होगा। ठीक है, कानून बनाना होगा और वो कानून भी थोड़ा कठोर होना आवश्यक है और प्रभावशाली उपाय अपनाने होंगे। ठीक है, और प्रभावशाली
उपाय अपनाने होंगे। आगे बात समझ में, प्रभावशाली उपाय अपनाने होंगे। कौन कौन सी चीज? एक तो प्रभावशाली, आपको ठोस कदम उठाने होंगे, प्रभावशाली नीति अपनानी होगी, कानून बनाना होगा और प्रभावशाली उपाय अपनाने होंगे। अब इसके लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, देखिए वो उपाय होंगे, भारत के अंदर आपको एक तो जल बचत नीति या तकनीकी को अपनाना होगा। ठीक है, जल बचत तकनीकी को अपनाना होगा। अब ऐसी कई तकनीकी होती है, ऐसी कई विधियां होती है, ठीक है, जिससे हम जल को सुरक्षित कर सकते हैं। आगे बात समझ में, मतलब ये कि भारत में जल बचत तकनीकी और विधियों का विकास करना होगा। आपने देखा होगा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या है? बूंद बूंद जल का उपयोग करना। एक तरीके से अगर मान लीजिए कोई फसल है, अनार की खेती करनी है अपन को, तो हमें उसके नीचे का जो एरिया होता है जिसमें हम पानी भरते हैं, भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर उसमें ड्रिप सिस्टम करते हो, एक पाइपलाइन होती है, बहुत सारे पेड़ों के अंदर वो पाइपलाइन घूमती है और उसमें एक ड्रिप सिस्टम, एक छेद होता है, पानी इसमें उस छेद में से पानी टपकता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से उस पेड़ की जो आर्द्रता है, नमी है, वो बनी रहती है और वो पेड़ हरा भरा रहता है। तो इस तरीके से हम कई तरह की बचत या तकनीकी का उपयोग कर सकते हैं। आपने फव्वारा सिस्टम देखा होगा, ठीक है ना, फव्वारा सिस्टम आपने देखा होगा जो दूर दूर तक पानी का सप्लाई करता है, ठीक है, कृषि क्षेत्र में। भारत में जल प्रदूषण को रोकने का प्रयास करना होगा, ये अहम है। भारत में जल प्रदूषण को रोकने का प्रयास करना होगा, ठीक है, क्योंकि जल प्रदूषण जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। जल प्रदूषण जिस तीव्र गति से बढ़ रहा है, और जल प्रदूषण भी किन किन कारणों से बढ़ रहा है? एक, कृषि के अंदर अधिक मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं अपन, ठीक है, इस उपयोग पर आपको रोक लगानी होगी, ठीक है। आपको रासायनिक कृषि की जगह आपको जैविक कृषि करनी होगी। कौन सी कृषि करनी पड़ेगी? जैविक कृषि करें। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों से निकला हुआ जो अपशिष्ट जल होता है उसे मीठे जल स्रोतों में मिलने से रोकना होगा, ठीक है। इसके अलावा घरेलू क्षेत्रों से निकला हुआ अपशिष्ट जल जो है उसको भी आपको मीठे जल स्रोत जैसे कि नदियां, आपके झील है, तालाब है, तलैया है, उन क्षेत्रों में जाने से आपको रोकना होगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन, इसको उतार लीजिए आप लोग। देखिए और क्या विधियां और जल संरक्षण के प्रबंधन की नीतियां हो सकती है, जैसे कि भारत में एक विधि है जल संभर विकास, ठीक है, जल संभर विकास, ठीक है। जल संभर विकास क्या होता है? जो बारिश का पानी होता है उसे गड्ढा खोदकर स्टोर करना, ठीक है, ऐसी सरकार की कई नीतियां चल रही है, ठीक है। वर्षा जल संरक्षण, आप बारिश के पानी को स्टोर कर सकते हो। हमारी जो छत होती है, इस छतों के जो नाले होते हैं उनको हम भौम जल के अंदर प्रवेश कराकर, ठीक है, और उस पानी को हम स्टोर कर सकते हैं। हम जो भी आपके टैंकर है, जो भी व्यवस्था आप है, उस वर्षा के पानी को आप इकट्ठा कर सकते हो। इसके अलावा जल के पुनः चक्रण पर, ठीक है, जल के पुनः चक्रण पर आप जोर दे सकते हो और इसके अलावा उसका पुनः उपयोग कर सकते हो और जल का पुनः उपयोग कर सकते हो। आगे बात समझ में, आपको बता दूं कि लंबे समय तक अगर आप जल की आपूर्ति को बनाए रखना चाहते हो
तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना होगा। अगर अधिक से अधिक लोग जल की कीमत समझेंगे तो हम लंबे समय तक या आने वाली पीढ़ी को एक जल की जो धारा है वो पहुंचा सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। सतत का मतलब क्या होता है? लगातार पोषण। और लगातार पोषण तो जब होगा ना जब हम आने वाली पीढ़ी के लिए जल को सुरक्षित रखेंगे। तो इसलिए लंबे समय तक अगर जल की आपूर्ति के लिए अगर आप रखना चाहते हो, जल की पूर्ति की व्यवस्था रखना चाहते हो, तो लोगों को जागरूक रखना होगा। इसको मेंशन कीजिए, लंबे समय तक जल की आपूर्ति रखने के लिए लोगों को जागरूक करना होगा। आगे भाषण में तो इस तरीके से आप जल के संरक्षण और प्रबंधन की व्यवस्था आप कर सकते हो। आगे भाषण में तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।